हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग अब केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पूरा फिनिश कर लिया था। फिजिकल वाले पोर्शन में केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम को फिनिश करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे, तो बीच में कुछ इनऑर्गेनिक के भी यूनिट्स ले लिए ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस करने के लिए ब्रेक मिल जाए। अब उसके बाद फिर से एक बार हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। हालांकि आजकल जो वेटेज है वो इन यूनिट्स के थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और बहुत सारा काम भी इस पे हमें करना है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स 11th पोर्शन का यूनिट है ये, और इसके लिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, जैसा इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स में क्या चीज़ ध्यान रखना है हमको? थर्मोडायनामिक्स तो थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे दो टर्म है। थर्म का मतलब होता है हीट, एनर्जी। थर्म मतलब हीट और डायनामिक्स मीन्स चेंजेस। तो उस यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें हम हीट चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ various form of energy or transformation of heat into work or work into heat, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क इनटू हीट, जिसमें कार्य कहाँ परिवर्तित हो रहा है? हीट में। या हीट कहाँ परिवर्तित हो रही है? कार्य में। तो ये है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। और जहां पर केमिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहां पर केमिकल एनर्जी का चेंजेस होगा, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स which deals with the study of process involving chemical changes, chemical energy change, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ओके, और किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होगी। मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। जैसे हम कुकिंग गैस का यूज़ करके क्या करते हैं? कुकिंग गैस का यूज़ करते हैं, जिसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन से मिलने वाली एनर्जी को निकाल करके हम फूड को कुक करने का काम करते हैं, खाना पकाने का काम करते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर एनर्जी होगी, तभी तो वो कंबस्टन के समय हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज्ड व्हेन मॉलिक्यूल्स आर हीटेड। जैसे मीथेन, ब्यूटेन, कोल, इन सबको हीट करके हम क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं, इनसे एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब दो मॉलिक्यूल, दो एटम मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब बॉन्ड को डिसोसिएट करना होता है, ब्रेक करना होता है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड को डिसोसिएट करना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देयर इज चेंज इन केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की केमिकल एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। और अगर हम किसी ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल डालते हैं, जैसे आपने मान लीजिए मोटरसाइकिल या कार के अंदर पेट्रोल या डीजल यूज़ किया, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? फ्यूल को जो है, केमिकल्स का फ्यूल, पेट्रोल जितना भी है वो सब केमिकल्स हैं। केमिकल एनर्जी को आप क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो व्हेन फ्यूल इज़ यूज्ड, कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज़ कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वहाँ पर हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके गैल्वेनिक सेल हैं,
जो गैल्वेनिक सेल है, चाहे वो आपका ड्राई सेल है या फिर लैड स्टोरेज सेल है, इन सेल्स के अंदर हम क्या काम करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं। जैसे लैड स्टोरेज सेल है तो लैड का बना हुआ एनोड होगा, लैड डाइऑक्साइड का बना हुआ कैथोड होगा, और ये केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वेयर केमिकल एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, जहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को डील करता। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर, वेयर सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। किसी इंडिविजुअल की बात ये नहीं करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से जो एनर्जी निकलेगी उसके बारे में बात करता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यूज क्वांटिटीज़ के बारे में बात करता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इट प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं है, होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, उसके बारे में भी बताता है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स ऑल्सो प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रिया की फिजिबिलिटी के बारे में, संभव है अभिक्रिया या नहीं है, उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। बट नॉट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, यह रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ओनली फिजिबिलिटी, रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल ये बताएगा, लेकिन कैसे होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, इस बात के बारे में थर्मोडायनामिक्स कोई डील नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमेशा जो थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटीज़ है, जो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर कैलकुलेट करते हैं। तो इट कंसर्न्ड ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताता है। हाउ टू चेंजेस आर ऑकर, कैसे चेंजेस हुए उसके बारे में थर्मोडायनामिक्स कोई बात नहीं करता है। किस पाथ को फॉलो किया है उसके बारे में थर्मोडायनामिक्स कोई बात नहीं करेगा। इट इज़ रिलेटेड विद ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास है और एक ग्लास के अंदर हमने थोड़ा सा पानी भरा अभी, है ना, जैसे थोड़ा वाटर इसके अंदर हमने डाल के रखा है। तो ये मान लीजिए इसका कुछ इनिशियल वॉल्यूम है V1, ठीक, और बाद में थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, और इसके अंदर वाटर डाल दिया और वॉल्यूम को कहाँ पहुँचा लिया, V2 पर पहुँचा लिया। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है और फाइनल वॉल्यूम क्या है, इन चेंजेस के बारे में बताएगा थर्मोडायनामिक्स। इन पॉइंट्स पर हम इसको स्टडी करेंगे। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने पानी कहाँ से लाया, आप पानी नदी से लाए, समुद्र से लाए, मटके में से निकाल के लाए, कहीं से भी लाए, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है उसको डील करेगा केमिकल थर्मोडायनामिक्स। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर बात करता है थर्मोडायनामिक्स। कैसे किया, कैसे बढ़ाया, उसका सोर्स क्या था, उससे थर्मोडायनामिक्स से कोई रिलेशन थर्मोडायनामिक्स का उससे नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये स्टेट पर बात करता है, ठीक है। इट कंसर्न्ड ओनली विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर बात करेगा थर्मोडायनामिक्स, ओके। अब इसके बाद आते हैं यूनिट के पास। यूनिट पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों के बारे में हमें बात करना है, इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब पहली बात हम करेंगे, जो पहला पॉइंट हमारा होगा वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सिस्टम क्या है पहले उसको देखते हैं। सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में, ओके।
अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी कंटेनर के अंदर कुछ भी हॉट मिल्क टी आपने रखा है ना, जैसे मान लीजिए हमने इस कंटेनर के अंदर क्या कर दिया, कुछ चाय भर दिया, तो ये चाय का जो लिक्विड है, द लिक्विड ऑफ द टी, जो चाय का लिक्विड है, इस पर आप क्या कर सकते हो, थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन देख सकते हो कि टेम्परेचर का क्या सिचुएशन है, प्रेशर का क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो system, it is a part of universe which is selected for thermodynamics investigation, which is selected for thermodynamics investigation। तो किसी भी सिस्टम क्या है, किसी भी थर्मोडायनामिक, किसी भी यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पर हम थर्मोडायनामिकल चेंजेस को देख सकते हैं, मतलब ऊष्मागतिकी के परिवर्तन को देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अब मान लीजिए इस चाय को लेकर के, इस लिक्विड चाय को लेकर के हम कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो बाहर अगर आप आ गए हैं तो अब आप पूरा कहाँ तक कनेक्ट कर लिया आपने, स्काई तक कनेक्ट कर लिया। तो चाय का जो लिक्विड है जहाँ पर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर देख सकते हैं, आप वॉल्यूम देख सकते हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई, आपकी सिस्टम हो गई। और कप का जो बॉर्डर है, ये जो कंटेनर का बॉर्डर है, यहाँ से लेकर के जितना भी ये इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू स्काई, जहाँ तक भी ये इंटरेक्ट कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो एनी रीजन इन स्पेस being investigated, any region in space which is selected for the investigation, जो इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर आप कर सकते हैं, थर्मोडायनामिकल चेंजेस को जहाँ पर आप देख सकते हैं, वो क्या है, सिस्टम है। एंड ऑल द अदर मैटर दैट इज डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सिस्टम, और वो सारा मैटर जो सिस्टम को इंटरैक्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। इट इज नोन एज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके बन जाएगा पूरा यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम ताप दाब तथा अन्य बाह्य कारकों का अध्ययन कर सकते हैं वो है सिस्टम। एनी रीजन इन स्पेस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जिस पर हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं वो सिस्टम है। एंड ऑल द अदर मैटर दैट इज डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सिस्टम, और ब्रह्मांड का शेष अन्य भाग क्या कहलाएगा, सिस्टम को छोड़ करके बाकी का भाग क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। मतलब दोनों चीज़ों को मिला दिया हमने तो क्या बन गया, पूरा यूनिवर्स बन गया। और देखो सिस्टम और सराउंडिंग में जो बाउंड्री है, जो चीज़ इसको सेपरेट कर रहा है, इसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिकल बाउंड्री। ठीक, तो अब वन बाय वन बात कर लेते हैं हम इनके डेफिनेशन के बारे में। तो पहले सिस्टम क्या है उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या है। अब उसको हम लोग, जैसा कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद लिखवाता भी हूँ, तो हम लोग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। एनी रीजन इन स्पेस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एनी region in space, any region in space, any region in space being investigated, being investigated, any region in space being investigated। ठीक है, it is part of universe which is selected for thermodynamic investigations, part of universe being investigated, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब part of universe, part of universe, part of universe being investigated, 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 जहाँ पर ब्रह्मांड का वह भाग जहाँ पर हम ताप दाब
तथा अन्य बाह्य कारकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं तंत्र। तो एनी रीजन इन स्पेस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड और पार्ट ऑफ यूनिवर्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इज कॉल्ड सिस्टम, इज कॉल्ड सिस्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम। ओके, जैसे जो हॉट लिक्विड है वो आपका सिस्टम है। हॉट लिक्विड अगर आपने लिया है तो वो आपके पास क्या है? सिस्टम है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं, तो दैट इज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग्स क्या है उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सराउंडिंग? तो सराउंडिंग्स की बात करेंगे। अब इसके बाद सिस्टम हो गया, सिस्टम के बाद बात करते हैं हम सराउंडिंग्स के बारे में। सराउंडिंग्स, तो सिस्टम तक समझ में आ गया कि हॉट लिक्विड जो है वो सिस्टम है। अब सिस्टम से जितना अदर मैटर इंटरैक्ट करेगा, तो ऑल द अदर मैटर दैट इज डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सिस्टम, ऑल द अदर मैटर, ऑल द अदर मैटर, all the other matter, all the other matter that is directly interact with the system, that is directly interact with the system, all the other matter that is directly interact with the system, directly interact with the system is called surroundings, is called surroundings। तो सिस्टम से इंटरैक्ट करने वाला बाकी का पूरा मैटर क्या होगा? उसका सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे लिक्विड टी इज द सिस्टम, और पूरा का पूरा बचा हुआ भाग लिक्विड मैटर को छोड़कर जितना पार्ट बचता है वो उसका सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जब आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्स हो जाएगा। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ओके, क्लियर नाउ? अब बात करते हैं हम उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर? तो कितने टाइप के सिस्टम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओपन सिस्टम के बारे में। सिस्टम जो है कुल 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 पे है हमारा ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। तो सिस्टम इज क्लियर where investigation takes place. The part of universe selected for the investigation is called system and all the other matter that is directly interact with the system। ठीक है, जो सिस्टम के सीधे संपर्क में है, सिस्टम को छोड़कर बाकी से बचा हुआ भाग वो उसका परिवेश या सराउंडिंग कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सिस्टम। तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक कप है, उसमें चाय रखा हुआ है, लिक्विड टी रखा हुआ है या हॉट मिल्क रखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम? अगर कप ऊपर से खुला हुआ है तो ठंडी होगी कि नहीं होगी चाय? ठंडी तो होगी धीरे धीरे, क्योंकि वो हीट को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। हीट को चेंज कर रही है तो धीरे धीरे ठंडी भी होगी। और अगर वो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से ओपन है, तो ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें और चाय डाल सकते हैं और उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो क्या हो गया? ओपन सिस्टम मीन्स व्हाट? द सिस्टम विच एक्सचेंज हीट, विच एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ। जो एनर्जी और मास दोनों को एक्सचेंज करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। तो द सिस्टम विच एक्सचेंज the system which exchange
the system which exchange energy and mass, energy and mass, the system which exchange energy and mass both, the system which exchange energy and mass both from surroundings, from surroundings, from surroundings is called an open system, is called an open system, is called an open system। तो वह तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का विनिमय करता है, द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। जैसे चाहे टी है चाहे मिल्क है, हॉट टी और मिल्क इज केप्ट इन अ क्लोज इन अ ओपन कंटेनर, इज केप्ट इन अ ओपन कंटेनर। जब चाय या दूध किसी भी लिक्विड को आप, हॉट लिक्विड को आप ओपन कंटेनर में रखोगे तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम जिसको हमने कहा ओपन सिस्टम। नाउ सेकेंड वन, अब बात करते हैं सेकेंड सिस्टम पर। तो दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम के बाद क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। ओके, अब क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा? जैसे मान लो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से हीट आ जा सकती है ना, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग। जैसे मान लो स्टेनलेस स्टील का एक बर्तन है, स्टेनलेस स्टील के एक बर्तन के अंदर आपने टी या मिल्क को रखा और ऊपर से उसको आपने क्लोज कर दिया, तो ये हो गया आपका टी और मिल्क। टी या मिल्क को आपने एक क्लोज कंटेनर के अंदर रखा और उसको ऊपर से ढक्कन से बंद करके रखा है आपने, है ना। तो क्लोज कंटेनर में है, लेकिन ये मटेरियल कैसा है? स्टेनलेस स्टील कैसा है? कंडक्टिंग मटेरियल है। चाहे स्टेनलेस स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, सारे कैसे हैं? कंडक्टिंग मटेरियल का कंटेनर होना चाहिए इसमें, है ना। तो अब इसमें आप कोई भी चीज़, बाहर से ऊपर से ढक्कन बंद है तो कोई भी चीज़ डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे तब तक नहीं डाल सकते, और ढक्कन खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से ओपन सिस्टम हो जाएगा। तो क्लोज सिस्टम ये है जिसमें आप मास को न तो निकाल सकते हो न डाल सकते हो, अगर वो क्लोज है उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन क्या हीट चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? अगर चाय या दूध को हमने बंद बर्तन के अंदर रखा है तो वो ठंडा होगा कि नहीं होगा? वो ठंडा तो हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो ये क्या करेगा? एनर्जी चेंज करेगा, ठीक है। तो अब क्लोज सिस्टम क्या होगा? सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी बट डू नॉट एक्सचेंज मास। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी बट डू नॉट एक्सचेंज मास। एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी एक्सचेंज करता है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं करता है। तो क्लोज सिस्टम मीन्स व्हाट? द सिस्टम, सॉरी, द सिस्टम which exchange energy, which exchange energy, which exchange energy but do not exchange mass, do not exchange mass, do not exchange mass। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी बट डू नॉट एक्सचेंज मास इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। तो इसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। अब क्लोज के बाद तीसरा जो सिस्टम आएगा वो है आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्ड सिस्टम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्ड सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित तंत्र कहते हैं इसको हिंदी में। पहले को खुला तंत्र, बंद तंत्र, अब ये विलगित आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर टाइम बिंग। थर्मस फ्लास्क जो है, तो थर्मस फ्लास्क में क्या होता है?
एक जो कंटेनर रहेगा आपका उसके बीच में और यहाँ पर एक बाउंड्री रहेगी, ये कैसी रहती, वैक्यूम रहती है, ठीक है ना, ये वैक्यूम है यहाँ पे, तो आसानी से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। अब अगर थर्मस फ्लास्क में आपने कोई भी लिक्विड रखा है, हॉट लिक्विड रखा है, तो ये काफ़ी देर तक 100% तो नहीं कह सकते आइसोलेटेड इसको, बट इट इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ ना तो हीट को, ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा और ना ही मास को एक्सचेंज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो द सिस्टम which do not exchange, which do not exchange, the system which do not exchange, the system which do not exchange energy and mass both, energy and mass both, the system which do not exchange energy and mass both from surroundings, the system which do not exchange energy and mass both from its surroundings is called isolated system। तो इसको हम क्या कहेंगे, isolated system कहेंगे। तो ये हो गया आपका closed सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के बाद ओपन पहले था, जिसमें एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज होता है, वो ओपन। जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता है, वो क्लोज सिस्टम। एंड देन अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम विच डू नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ व्हेन हॉट टी और मिल्क इज केप्ट इन अ थर्मस फ्लास्क, जब हम गर्म चाय या दूध को किसी थर्मस फ्लास्क में रखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब सिस्टम्स के बाद हम बात करते हैं अगले मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ के बारे में। तो अब अगली क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगली जो क्वांटिटीज़ है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो थर्मोडायनामिक्स क्योंकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील करता है, इसलिए उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जिसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। तो अगली जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। अब इनके इसमें क्या ध्यान रखना है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, सीधे सीधे एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि ऐसी है जो मैटर पर, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लीजिए डेंसिटी है, तो अगर प्योर वाटर है तो उसका डेंसिटी 0.98, लगभग हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। प्योर वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब वो चाहे 1 लीटर पानी हो, 2 लीटर पानी हो, 100 लीटर पानी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डेंसिटी वाटर की 1 है तो 1 रहेगी, चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे 10 लीटर हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे कोई सा भी वाटर हो, वाटर की डेंसिटी कितनी, 1 रहेगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ग्लास चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका जो अपवर्तनांक होगा, वो कैसा होगा, फिक्स होगा। तो वो प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, न कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब हम पहले बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज which do not depends
which do not depends the property which do not depends upon quantity of matter, do not depends upon quantity of matter, do not depends on quantity of matter, but it depends on nature of substance, depends on nature of substance, depend on nature of substance, depend on nature of substance। तो वह गुण जो मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। द क्वांटिटी, द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद भी रखने हैं। वैसे तो कॉमनली ध्यान रख सकते हैं आप इसको, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स को याद करने की कोशिश करके रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछते हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। इस कंडीशन में हमें इनको याद रखना है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आते हैं उसकी बात करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सांद्रता, डेंसिटी, घनत्व, डाइपोल मूवमेंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, specific heat capacity, गैस कांस्टेंट मतलब R, गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक्सेट्रा। तो ये सब कैसे हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टीज, वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उन सभी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। और इनके एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव के बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी which depends on amount of substance, the property which depends on amount of substance or quantity of substance which depends on amount of substance, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, amount of substance is called extensive property, is called extensive property, is called extensive properties, is called extensive properties। तो वो गुण जो पदार्थ के मात्रा पर निर्भर करते हैं, वो गुण जो पदार्थ के मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एनर्जी है, अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, आप उसको चलाने वाले हैं, तो अगर वो 50 का एवरेज देती है तो 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 50 किलोमीटर चलेगी, 2 लीटर डालेंगे तो 100 किलोमीटर चलेगी, 3 लीटर डालेंगे तो 150 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही है। तो देखो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के साथ साथ एनर्जी। एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक्सटेंसिव नहीं है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब अच्छे से ध्यान रखना, ये सब आपके सिलेबस में है। एंथैल्पी कैसी है? एक्सटेंसिव है। एंथैल्पी, एंट्रोपी इज अगेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, फ्री एनर्जी जिसको हम जी से लिखते हैं, फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेंथ एंड मास, लेंथ एंड मास, तो दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये हुआ आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव, और जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी वो इंटेंसिव, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव को मैंने कहा था हिंदी में गहन गुण, और एक्सटेंसिव को कहते हैं विस्तीर्ण गुण। ठीक है, विस्तीर्ण गुण, तो ये इसका हिंदी हो गया। अब दोनों क्लियर। अब उसके बाद आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन? ठीक, तो देखिए जो स्टेट पर डिपेंड करेगा वो स्टेट फंक्शन, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेप पर डिपेंड करेगा वो स्टेट। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, किसी कंटेनर में आपने पानी डाला, पहले मान लीजिए 25 मिलीलीटर डाला था, फिर आपने उसको बढ़ा करके वॉल्यूम को 100 मिलीलीटर कर दिया, तो आपने पानी कहाँ से लाया, कैसे लाया, किस सोर्स से लाया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी केवल। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो 25 मंजिल की बिल्डिंग पर है, 25 मंजिल के बिल्डिंग के ऊपर छत पे खड़ा है, तो जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है? जो हाइट के कारण आएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कैसी होगी? सेम होगी, चाहे वो पर्सन पैदल बिल्डिंग के ऊपर
रूफ टॉप पर चाहे पैदल पैदल गया हो और चाहे वो लिफ्ट से गया हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम बात करें उसके पाथ की, तो जो उसका वर्क होगा, जो उसका पाथ होगा, वो कैसा होगा। अगर वो लिफ्ट से गया है तो अलग होगा, और अगर वो जो उसने एनर्जी कंज्यूम किया है, अगर वो लिफ्ट से गया होगा तो वो अलग होगी, और जो पैदल चढ़ के गया होगा सीढ़ियों से तो वो अलग होगी। तो अब बात करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। तो पहले बात करेंगे स्टेट फंक्शन के बारे में। व्हाट इज द स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन तो जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। वेरिएशंस लाइक variations like pressure, volume, temperature, pressure, volume, temperature, density. Variation like pressure, volume, temperature, density are called state function, are called स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं, आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट, बिकॉज their values depends only on because their values depends only on initial and फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। एंड डू नॉट हाउ टू रीच, कैसे पहुंचा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डू नॉट डिपेंड्स ऑन how to reach, do not depends on how to reach, कैसे आया, कैसे पहुंचा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि one person is standing on the roof of the one person is standing on the top of the roof, छत के ऊपर खड़ा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो कैसे वहाँ तक आया उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहेगा, चाहे वो लिफ्ट से आया हो और चाहे वो बाय स्टेयर्स आया हो, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हो या लिफ्ट से आया हो। अगर वो 10 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो कैसी होगी? सेम होगी। इट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में, और इसको हम कहेंगे पाथ फंक्शन। और मेनली जो थर्मोडायनामिक्स डील करता है वो स्टेट फंक्शन को डील करता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे पाथ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस दैट डिपेंड्स ऑन पाथ, फंक्शन that depends on path, तो वो फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, मतलब कैसे आए हो इसके ऊपर निर्भर करेगा, तो इसको हम कहेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है। और वर्क एंड हीट ट्रांसफर, वर्क और हीट ट्रांसफर, वर्क एंड हीट ट्रांसफर इसके एग्जाम्पल हैं। वर्क एंड हीट ट्रांसफर, कैसे हीट ट्रांसफर हुई और कैसे कोई काम हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति
फिर से उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 10 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर छत पर खड़ा है, लेकिन वो कैसे आया, अगर वो सीढ़ियाँ चलकर आया तो उसके द्वारा किया गया कार्य अलग होगा, और अगर वो लिफ्ट से आया है तो उस समय उसके द्वारा किया गया कार्य अलग होगा। तो जो जैसे वो पैदल लिफ्ट बाय स्टेयर्स आया तो उसके पैरों ने इतनी एनर्जी कंज्यूम किया है, और अगर वो लिफ्ट से आया तो एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बदल जाएगा। मतलब दोनों सिचुएशन में वर्क कैसा होगा, डिफरेंट होगा। दोनों सिचुएशन में वर्क कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो वर्क एक पाथ फंक्शन है, ऐसे आप ध्यान रखोगे तो आपको ये बात याद आ जाएगी। तो वर्क डन व्हेन अ पर्सन कम बाय स्टेयर एंड कम बाय लिफ्ट इज द डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कैसे हाउ टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज अचीव्ड, कैसे अचीव हुआ इनिशियल और फाइनल स्टेट, इसको हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। इसको हम कहेंगे पाथ फंक्शन। और जो जिसमें कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, हाउ व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो इनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे।